बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग डेली झारखंड जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं और आज हम लोग झारखंड जीके के एमसीक्यू के 5वें क्लास को करने वाले हैं। यानी इसके पहले 4 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, जिन्हें आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाके देख ले। इस क्लास की अगर बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग झारखंड जी के एमसीक्यूज को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या झारखंड जी के एमसीक्यूज पूछे गए हैं उनके बारे में भी देखते हैं और झारखंड के आने वाले एग्जामों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उनके बारे में भी देखते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर इस क्लास की बात करेंगे तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं ये क्लास डेली सुबह 9 बजे होती है और इस क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा तो इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, आपसे पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल ही में झारखंड विधानसभा में कितने रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है। बात करेंगे वित्त वर्ष 2022-2023 की तो झारखंड विधानसभा में कितने रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट जो है पेश किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3436 करोड़ का। झारखंड विधानसभा में झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? रामेश्वर उरांव। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा 3436 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिए, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड विधानसभा की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यह झारखंड विधानसभा। यहीं पे झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? तो रामेश्वर उरांव झारखंड के वित्त मंत्री है। और आप ये देख सकते हैं ये है हमारे झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री। इन्हीं के द्वारा प्रथम अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है। कितना है? तो 3436 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है। ये वो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में आप सभी चीज डिटेल में देख पाएंगे। तो झारखंड विधानसभा में 3436 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट जो है वो झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिए। झारखंड विधानसभा की बात करेंगे, कहां पे है? तो झारखंड विधानसभा जो है रांची में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में हर्बल गार्डन का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो हर्बल गार्डन की बात करेंगे, इसका निर्माण कहां पे किया जाएगा? इसका जो निर्माण है वो झारखंड के रांची जिले में किया जाएगा। कहां पे? तो रांची में इसका निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची में हर्बल गार्डन का निर्माण किया जाएगा। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हर्बल गार्डन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो ये देखिए आप, ये होता है हर्बल गार्डन। यहाँ पे बहुत सारे औषधि के पेड़ जो है वो लगाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से रांची में हर्बल गार्डन का निर्माण जो है वो किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में कब झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन जो है वो किया गया था। तो बात करेंगे झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 की, इसका आयोजन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9 अगस्त को। 9 अगस्त को इसका जो आयोजन है वो किया गया था। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है और झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन भी 9 अगस्त को किया गया था। यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 9 अगस्त। झारखंड जनजातीय महोत्सव, इसका आयोजन 9 अगस्त को किया गया था। इसे आप लोग याद रखिए। राज्य के किस जिले में कौशल विश्वविद्यालय यानी स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से जिले में कौशल विश्वविद्यालय स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है वो किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खूंटी। झारखंड के खूंटी जिले में, कहां पे? तो झारखंड के खूंटी जिले में कौशल विश्वविद्यालय यानी स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है वो किया जाएगा। इसका निर्माण खूंटी में किया जाएगा और कुछ इस तरीके से इसका निर्माण खूंटी में किया जाएगा। स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है राज्य के खूंटी जिले में किया जाएगा। खूंटी की बात करेंगे तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है मैप में खूंटी। खूंटी को क्या कहते हैं? तो खूंटी को मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है।
मुंडाओं की धरती के नाम से झारखंड के कौन से जिले को जाना जाता है? तो झारखंड के खूंटी जिले को मुंडाओं की धरती के नाम से जाना जाता है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बात करेंगे झारखंड के प्रथम राज्यपाल की। झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी। उस समय झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो उस समय झारखंड के प्रथम राज्यपाल बने थे प्रभात कुमार। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो झारखंड का जिस समय निर्माण किया गया था 15 नवंबर 2000 में, उस समय झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे और प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल बने थे। तो इन सभी चीजों को आप लोग याद रखें। प्रभात कुमार की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यह है प्रभात कुमार और यही जो है झारखंड के पहले राज्यपाल बने थे। बाकी आप झारखंड के राज्यपाल के कार्यकाल को आप देख सकते हैं। ये टोटल झारखंड के राज्यपाल की सूची है। प्रभात कुमार आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है झारखंड के प्रथम राज्यपाल बने थे। ये झारखंड के दूसरे राज्यपाल एम रामा जोइस, झारखंड के तीसरे राज्यपाल वेद मारवा, झारखंड के चौथे राज्यपाल कांटेलाल शंकर नारायणन, झारखंड के पांचवें राज्यपाल बने थे। झारखंड के छठे राज्यपाल कौन थे? हसन फारूक। ये सभी झारखंड के राज्यपाल बने थे। हम लोग पहले राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो प्रभात कुमार। और राज्यपाल के बारे में अगर हम लोग कहें तो राज्यपाल के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। मैंने आपको बहुत बार डिटेल में बताया है कि कौन राज्यपाल कब बने थे और झारखंड के कितने राज्यपाल बने थे। अब बात आई है द्रौपदी मुर्मू की। तो द्रौपदी मुर्मू हमारे झारखंड की राज्यपाल थी और अभी द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की राष्ट्रपति बन गई है। तो द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल को आप लोग याद रखें। द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे झारखंड की 8वीं राज्यपाल बनी थी और भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल की बात करेंगे तो 18 मई 2015 में ये झारखंड की राज्यपाल बनी थी और 12 जुलाई 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल थी। तो इनके कार्यकाल को आप लोग याद रखें, द्रौपदी मुर्मू की। और झारखंड के प्रथम राज्यपाल के कार्यकाल को भी याद रखें। 15 नवंबर 2000 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था और 3 फरवरी 2002 तक ये झारखंड के राज्यपाल बने थे। कौन? प्रभात कुमार। तो 15 नवंबर 2000 से इनका कार्यकाल 3 फरवरी 2002 तक का रहा है। पंचित डैम किस नदी पर बना हुआ है? अगर हम लोग पंचित डैम की बात करेंगे तो ये कहां पे है? तो ये धनबाद जिले में स्थित है। धनबाद में एक और डैम है जिसे हम लोग माइथन डैम के बारे में जानते हैं। तो माइथन डैम के बारे में हम लोग पिछले क्लास में बात की है। आज जो है हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पंचित डैम झारखंड के किस नदी पर बना हुआ है? तो पंचित डैम की बात करेंगे, ये दामोदर नदी के ऊपर बना हुआ है। अगर हम लोग माइथन डैम की बात करेंगे तो वो जो है बराकर नदी पर बना हुआ था और पंचित डैम की बात करेंगे ये दामोदर नदी पर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये है पंचित डैम और ये जो है दामोदर नदी पर बना हुआ है और माइथन डैम जो है वो बराकर नदी पर बना हुआ है। दोनों कौन से जिले में है? तो दोनों ही झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। धनबाद की बात करेंगे, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है मैप में धनबाद और दोनों ही डैम झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। तो पंचित डैम की बात करेंगे दामोदर नदी पर और माइथन डैम की बात करेंगे तो वो बराकर नदी पर स्थित है। दोनों ही डीबीसी के द्वारा बनाया गया, यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? यानी प्रश्न ये पूछा गया है कि झारखंड के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो झारखंड का कौन सा क्षेत्र है? देखिए यहाँ पे ना राज्य नहीं पूछा गया है, जिला नहीं पूछा गया, सॉरी यहाँ पे जिला नहीं पूछा गया है, क्षेत्र पूछा गया है। तो क्षेत्र कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नेतरहाट। झारखंड के नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेतरहाट कौन से जिले में है? तो ये लातेहार जिले में है। देखिए लातेहार में, पूरे लातेहार में सर्वाधिक वर्षा नहीं होती है, बल्कि नेतरहाट क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और ऐसा कहा जाता है कि नेतरहाट में हर रोज वर्षा होती है, हर रोज नेतरहाट में वर्षा होती है। नेतरहाट को क्या कहते हैं? तो झारखंड की मलिका कहते हैं, छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। तो नेतरहाट की बात करेंगे, ये आप खूबसूरत जो देख रहे हैं, ये जो खूबसूरत क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये है नेतरहाट। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि हर रोज वर्षा होती है। तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उसका नाम होगा नेतरहाट। झारखंड का सबसे खूबसूरत क्षेत्र कौन सा है? तो उसका भी सही आंसर होगा नेतरहाट।
झारखंड की मलिका किसे कहते हैं? तो नेतरहाट को झारखंड की मलिका कहते हैं। छोटा नागपुर की रानी किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर की रानी भी नेतरहाट को ही कहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना खूबसूरत क्षेत्र है ये। हाल ही में आईआईटी आईएसएम का दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो कब किया गया था? देखिए ये सभी जो क्वेश्चंस है ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर का आप लोग जरूर देखें डेली। हमारे क्लास की बात करेंगे तो हमारा डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर का एक क्लास होता है, जिसमें हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो उस क्लास को आप लोग रोजाना देखें ताकि करंट अफेयर जो भी झारखंड के बनते हैं आप वहां से समझ सकेंगे। वो क्लास कब होती है? तो डेली सुबह 5 बजे हमारे करंट अफेयर का क्लास होता है। अब देखिए करंट अफेयर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में कब आईआईटी आईएसएम का दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है। आईआईटी आईएसएम की बात करेंगे तो आईआईटी आईएसएम जो है झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। झारखंड में केवल एक ही आईआईटी कॉलेज है जो धनबाद में स्थित है। कहां पे? धनबाद में स्थित है। उसका नाम क्या है? आईआईटी आईएसएम। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईएसएम का फुल फॉर्म है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। आईआईटी आईएसएम की बात करेंगे 1926 में आईआईटी आईएसएम की स्थापना जो है वो की गई थी और वर्ष 2000 कब 16 में वर्ष 2016 में आईआईटी आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिया गया है। आईआईटी आईएसएम की बात करेंगे धनबाद में स्थित है और इसके दीक्षांत समारोह की बात करेंगे 13 अगस्त और 14 अगस्त 13 और 14 2 दिन इसके दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है। इसके दीक्षांत समारोह में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। तो बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस इसके दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। आईआईटी आईएसएम के दीक्षांत समारोह में बात करेंगे आईआईटी आईएसएम की तो 13 अगस्त और 14 अगस्त 2022 को आईआईटी आईएसएम का 41वां दीक्षांत समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है। आईआईटी आईएसएम तो ये आप देख सकते हैं, ये है आईआईटी आईएसएम। ये कहाँ पे? ये धनबाद में है और ये झारखंड का केवल एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। झारखंड में एक ही आईआईटी कॉलेज है जिसका नाम है आईआईटी आईएसएम। तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? विश्व आदिवासी दिवस की बात करेंगे तो ये हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त। और 9 अगस्त को ही झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। तो झारखंड जनजातीय महोत्सव की बात करेंगे उसका आयोजन भी 9 अगस्त को किया गया था। और विश्व आदिवासी दिवस की बात करेंगे तो विश्व आदिवासी दिवस भी 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है। संथाल परगना के क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? हम लोग संथाल परगना की बात करेंगे तो झारखंड में 5 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है। ये पांचों प्रमंडल कौन कौन से हैं? तो देखिए पलामू प्रमंडल झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल, ये झारखंड के 5 प्रमंडल है। झारखंड में टोटल जिले कितने हैं? तो झारखंड में टोटल 24 जिले हैं और इन 24 जिलों को इन्हीं 5 प्रमंडल में बांटा गया है। अब बात करेंगे संथाल परगना प्रमंडल की तो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत राज्य के 6 जिले आते हैं। झारखंड के 6 जिले आते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए सभी प्रमंडल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पालामू प्रमंडल के बारे में। तो पालामू प्रमंडल झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। हम लोग देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की। तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत झारखंड के 7 जिले आते हैं और ये जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। उसके बाद बात करेंगे संथाल परगना प्रमंडल की। तो ये जो है झारखंड के 6 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। कोल्हान प्रमंडल की बात करेंगे झारखंड के 3 जिले आते हैं और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत झारखंड के 5 जिले आते हैं। यानी झारखंड के 24 जिलों को इन्हीं 5 प्रमंडल में बांटा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है पलामू प्रमंडल और इसके अंतर्गत झारखंड के 3 जिले आते हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार। और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, इसका मुख्यालय की बात करेंगे
तो मेदिनीनगर में स्थित है। इसके अंतर्गत झारखंड के 7 जिले आते हैं। ये कौन सा प्रमंडल है? तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल यानी नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन। इसके अंतर्गत 7 जिले कौन कौन से आते हैं? तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा 3 हो गए, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो 6 हो गए और रामगढ़। ये इसके अंतर्गत झारखंड के 7 जिले आते हैं। और बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की, तो हजारीबाग में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। यह है संथाल परगना प्रमंडल। इसके अंतर्गत झारखंड के 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामतोड़ा। इसके अंतर्गत टोटल 6 जिले आते हैं। यह है साउथ छोटानागपुर डिवीजन यानी दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। तो इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? गुमला, लोहरदग्गा, रांची, सिमडेगा और खूंटी। और यह है कोल्हान प्रमंडल। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। बात करेंगे दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की, तो उसका हेडक्वार्टर रांची में स्थित है। और कोल्हान प्रमंडल की बात करेंगे तो उसका हेडक्वार्टर जो है कहां पे स्थित है? चाईबासा में स्थित है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए, हम लोग देखें कि झारखंड के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाए तो उसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर होगा नेतरहाट। झारखंड के नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा होती है और लगभग हर रोज नेतरहाट में वर्षा होती है। लेकिन अगर राज्य पूछा जाए, सॉरी जिला पूछा जाए कि झारखंड के कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका सही आंसर होगा हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर हम लोग लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार में नेतरहाट स्थित है। नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा होती है, ना कि पूरे लातेहार जिले में। पूरे लातेहार जिले में सर्वाधिक वर्षा नहीं होती है, बल्कि पर्टिकुलर नेतरहाट जो क्षेत्र है वहीं पे सर्वाधिक वर्षा होती है। लेकिन अगर पूरे जिले की बात करेंगे तो हजारीबाग जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। झारखंड के हजारीबाग जिले में, झारखंड के कौन से जिले में? तो झारखंड के हजारीबाग जिले में सर्वाधिक जो है वर्षा होती है। हजारीबाग की बात करेंगे तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है मैप में हजारीबाग। और पूरे हजारीबाग जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है पूरे झारखंड में। अगर लातेहार की बात करेंगे तो यहाँ पे है नेतरहाट। नेतरहाट का जो क्षेत्र है वहीं पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन पूरे लातेहार के क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों को ही आप लोग याद रखें। अब दोनों अलग अलग कैसे हैं, आइए समझते हैं दोनों अलग अलग कैसे हैं। जैसे धनबाद है और जमशेदपुर है, रांची है। अगर हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो पूरे जिले को अगर काउंट करेंगे कि झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो पूरे जिले को जब काउंट करेंगे तो उसका सही आंसर होगा रांची। रांची जिले में पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि झारखंड के कौन से शहर में, कौन से सिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पाया जाता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर एक शहर है। अगर हम लोग शहर को काउंट करेंगे तो शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो जमशेदपुर में पाया जाता है। लेकिन अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट को काउंट करेंगे, पूरे जिले को काउंट करेंगे, तो जिलों में सही आंसर क्या होगा? रांची। उसी तरीके से पूरे जिले को काउंट करेंगे कि किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो जिलों में सही आंसर होगा हजारीबाग। लेकिन अगर एरिया को काउंट करेंगे कि कौन से एरिया में, झारखंड के कौन से एरिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो झारखंड का वो लातेहार, सॉरी नेतरहाट का एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आई होप इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में मॉनसून किस महीने तक रहता है? अगर मॉनसून की बात करेंगे तो मॉनसून झारखंड में किस महीने तक रहता है? इसका सही आंसर होगा अक्टूबर तक। एंड ऑफ द अक्टूबर तक झारखंड में मॉनसून को देखा जा सकता है। ठीक है, तो अक्टूबर के आखिरी तक भी मॉनसून झारखंड में रहती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अक्टूबर। और नवंबर में विंटर जो है शुरू हो जाती है, यानी शीत ऋतु शुरू हो जाती है। नवंबर के महीने में झारखंड में शीत ऋतु जो है शुरू हो जाती है। मॉनसून की बात करेंगे तो वो अक्टूबर तक रहती है। झारखंड में मॉनसून जो है अक्टूबर तक रहती है। झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने में होती है? हम लोग देखिए अभी कि झारखंड में जो शीत ऋतु की शुरुआत है वो नवंबर के महीने में हो जाती है। अक्टूबर के महीने तक मॉनसून रहता है झारखंड में, और उसके बाद जो है शीत ऋतु झारखंड में प्रवेश करती है। और ये कब प्रवेश करती है? तो ये शीत ऋतु है जो है झारखंड के नवंबर के महीने में प्रवेश कर जाती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नवंबर।
आप देख सकते हैं ठंड बढ़ गई है, अभी भी ठंड है। ये कौन सा महीना चल रहा है? तो ये नवंबर का ही महीना चल रहा है और ठंड जो है बहुत बड़ी हुई है, सॉरी, ठंड जो है बहुत बढ़ी हुई है। तो नवंबर के महीने में झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत जो है हो जाती है और नवंबर में शीत ऋतु जो है झारखंड में प्रवेश कर जाती है। अक्टूबर तक बात करेंगे तो एंड ऑफ दी अक्टूबर तक आपको मानसून देखने को मिल जाएगा। हल्की हल्की वर्षा होती है कहीं कहीं, ऐसा नहीं है बरसात नवंबर के महीने में नहीं होती है, आपको नवंबर के महीने में भी थोड़ी थोड़ी वर्षा देखने को मिलेगी। वर्षा अगर होती है तो ठंड जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। शीत ऋतु में झारखंड का औसत तापमान कितना होता है, यानी झारखंड की एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे पूछी गई है। तो बात करेंगे शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में झारखंड का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 16 टू 18 डिग्री के आसपास रहता है, यानी 16 से लेकर 18 डिग्री तक झारखंड का एवरेज टेम्परेचर रहता है। अब देखिए कहीं कहीं आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको कम देखने को मिलेगा। आप अगर रांची की बात करेंगे तो रांची में ये आपको कम देखने को मिलेगा। अगर आप चले जाएंगे सिंहभूम वाले इलाका में, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, तो उस वाले इलाका में आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, 18, 19, 20 तक रहेगा। रांची की बात करेंगे तो वही टेम्परेचर 8, 9, 10 तक पहुंच जाती है। तो देखिए एवरेज टेम्परेचर की बात करेंगे, पूरे झारखंड के एवरेज टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो आपको 16 टू 18 देखने को मिलेगा। लेकिन किसी किसी जगह पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, किसी किसी जगह में आपको कम देखने को मिलेगा। आप अगर धनबाद में होंगे तो आपको कम देखने को मिलेगा, वहां पे ठंड कम लगेगी। आप अगर रांची में होंगे तो वहां पे ठंड ज्यादा लगेगी। तो बात करेंगे एरिया के हिसाब से, हम लोग बात कर नहीं रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पूरे झारखंड का सबसे एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है शीत ऋतु में, पूरे झारखंड का एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है। तो उसका सही आंसर होगा 16 टू 18 डिग्री झारखंड में ये करती है, रहती है। ठीक है, झारखंड निर्माण के बाद झारखंड के कितने जिलों का निर्माण जो है वो किया गया है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब झारखंड का निर्माण किया गया था, झारखंड का निर्माण कब किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड का निर्माण किया गया था। उस समय झारखंड में केवल 18 जिले थे और वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। यानी झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जिनका निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद किया गया है? तो झारखंड के ऐसे 6 जिले हैं जिनका निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए बात करेंगे अगर झारखंड के जिलों की, तो हमें यह पता है कि झारखंड जब निर्माण किया गया था, बिहार से झारखंड को अलग किया गया था और बिहार के 18 जिलों को अलग करके झारखंड का निर्माण जो है वो किया गया था, झारखंड की स्थापना जो है वो किया गया था। तो बिहार के 18 जिलों को अलग किया गया था, यानी झारखंड का निर्माण जिस समय किया गया था उस समय झारखंड में 18 जिले थे। वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं, यानी झारखंड के ऐसे 6 जिले हैं जिनका निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद किया गया, जिनकी स्थापना झारखंड के स्थापना के बाद किया गया है। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं? तो ये आप झारखंड के 24 जिलों को देख रहे होंगे, इनमें वो 6 जिले कौन कौन से हैं जिनका निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद किया गया है और उनका निर्माण कब कब किया गया है, आइए समझते हैं। देखिए यह है जामतोड़ा, ये झारखंड का पहला जिला हो गया। ये रामगढ़ दूसरा, सरायकेला खरसावा हो गया तीसरा, खूंटी की बात करें ये हो गया चौथा, सिमडेगा का बात करें ये हो गया पांचवा और लातेहार की बात करेंगे ये हो गया छठा। ये वो 6 जिले हैं जिनका निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद किया गया, यानी 15 नवंबर 2000 के बाद इन 6 जिलों का निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 6 जिले। और आप ये 6 जिलों को देख रहे होंगे, जामतोड़ा, रामगढ़, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा, लातेहार। अब बात करेंगे इन 6 जिलों की, तो इनमें से 4 जिले ऐसे हैं जिनका निर्माण 2001 में किया गया है और 2 जिले ऐसे हैं जिनका निर्माण 2007 में किया गया है। तो 4 जिलों का निर्माण 2001 में किया गया है और 2 जिलों का निर्माण जो है 2007 में किया गया है। अब 2007 में किसका निर्माण किया गया है और 2001 में किसका निर्माण किया गया है? तो ये आप जो देख रहे हैं खूंटी, खूंटी का निर्माण 2007 में किया गया है और ये जो है रामगढ़, रामगढ़ का निर्माण 2007 में किया गया है। बाकी जो आप 4 जिले देख रहे हैं, जामतोड़ा, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा और लातेहार, इन 4 जिलों का निर्माण 2001 में किया गया है। खूंटी और रामगढ़ की बात करेंगे
तो इन दो जिलों का निर्माण 2007 में किया गया है। और रामगढ़ की अगर हम लोग बात करेंगे मैप में, कहां पे रामगढ़, ये है मैप में रामगढ़, आप लोग देख रहे होंगे, यह है मैप में रामगढ़। रामगढ़ का निर्माण झारखंड में सबसे अंतिम में किया गया है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि झारखंड का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, किस जिले का निर्माण सबसे बाद में किया गया है, झारखंड के किस जिले का निर्माण सबसे बाद में किया गया है, तो झारखंड के रामगढ़ जिले का निर्माण सबसे बाद में किया गया है। झारखंड का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, तो उसका सही आंसर होगा रामगढ़। 2007 में इसका निर्माण किया गया है, खूंटी के बाद इसका निर्माण किया गया है। झारखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है, सेक्स रेशियो की बात यहां पे जो है पूछी गई है। तो झारखंड के किस जिले में सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो पाया जाता है, झारखंड के कौन से जिले में सेक्स रेशियो सबसे कम पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धनबाद। झारखंड के धनबाद जिले में सबसे कम सेक्स रेशियो पाया जाता है। पूरे झारखंड की बात करेंगे, पूरे झारखंड में धनबाद में ही सबसे कम जो है सेक्स रेशियो वो पाया जाता है, लिंगानुपात जो है पाया जाता है। अब सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो सेक्स रेशियो क्या होता है, 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, उसी को हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। और बात करेंगे अगर हम लोग धनबाद की, तो 1000 लड़कों पर 908 ही लड़कियां हैं। यानी धनबाद का जो सेक्स रेशियो है वो 908 है, जो पूरे झारखंड में सबसे कम है। पूरे झारखंड में सबसे कम सेक्स रेशियो कौन से जिले का है, तो सही आंसर होगा धनबाद। और धनबाद का सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 908 धनबाद का सेक्स रेशियो है, जो पूरे झारखंड में सबसे कम है। सेक्स रेशियो किसे कहते हैं, तो 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी होती है उसे हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं, ठीक है, लिंगानुपात कहते हैं। धनबाद, ये आप मैप में देख रहे होंगे, ये है मैप में धनबाद। और धनबाद के सेक्स रेशियो की बात करेंगे 908 है। कितना है, 908 है, पूरे झारखंड में सबसे कम है। तो ये आप आर्टिकल देख रहे होंगे, और इस आर्टिकल में देखिए गूगल में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। ये जो है दिया हुआ है, देखिए मैं हट जाता हूं, आप देख लीजिए, यहाँ पे 908 दिया हुआ है गूगल में भी। गूगल में यहाँ पे 908 दिखा रहा है। देखिए आपको गूगल में यहाँ पे 908 देखने को मिलेगा, लेकिन आपको हो सकता है कि ऑप्शन में 909 दे दे, तो 908 या फिर 909 दोनों ही आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं। अगर आपको 908 मिलेगा तो 909 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, या फिर 909 मिलता है तो 908 नहीं मिलेगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। कहीं कहीं आपको ये 909 देखने को मिलता है, कहीं कहीं ये आपको 908 देखने को मिलता है। तो दोनों को ही आप लोग याद रखिए। अगर ऑप्शन में आपको 908 नहीं बल्कि 909 दिया जाता है तो 909 उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि धनबाद का सेक्स रेशियो कितना है और ऑप्शन में आपको 909 देखने को मिलेगा, तो 909 के साथ आप चले जाएंगे। झारखंड में कितने प्रकार के खनिज जो है पाए जाते हैं, तो झारखंड में खनिज जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, झारखंड में टोटल 28 प्रकार के खनिज जो है पाए जाते हैं। कोयला, आयरन, बॉक्साइट, माइका, एल्युमिनियम, कॉपर, इस तरीके के टोटल 28 तरीके के खनिज जो है हमारे झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में टोटल 28 तरह के खनिज पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा खनिज झारखंड के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है झारखंड के छोटानागपुर के पठार में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 28 तरीके के खनिज जो है हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। हमारे झारखंड में टोटल 28 तरीके के खनिज जो है वो पाए जाते हैं। देखिए ये वो खनिज देख सकते हैं, मैग्नीज पाई जाती है, बॉक्साइट पाई जाती है, माइका पाई जाती है, कोयला पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कॉपर आपको देखने को मिलेगा, यूरेनियम देखने को मिलेगा। तो हमारे झारखंड में भर भर के मिनरल्स है। झारखंड हमारा मिनरल से भरा हुआ है। और झारखंड के किस भाग में सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है वो पाया जाता है, तो झारखंड के छोटानागपुर के पठार में सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है वो पाया जाता है। हाल ही में राज्य के किस जिले से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम जो है वो शुरू किया गया है, ये क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। झारखंड के कौन से जिले से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम जो है वो शुरू किया गया है, आप लोग क्वेश्चन देख लें अच्छे से। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे
तो इसके बारे में हम लोग करंट अफेयर की क्लास में बहुत ही डिटेल में देखे हैं कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर क्या होता है, इसे कैसे लगाया जाता है, इसकी शुरुआत कहां से की गई है, पहले चरण में कितने घरों में इसे लगाया जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग करंट अफेयर की क्लास में बहुत ही डिटेल में किए हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास को लेते रहिए। करंट अफेयर की क्लास लेंगे तो उसमें हम लोग झारखंड ज्योग्राफी के बारे में भी देखते हैं, झारखंड के हिस्ट्री के बारे में भी देखते हैं, झारखंड के इश्यूज क्या चल रहे हैं उसके बारे में भी देखते हैं, झारखंड के क्या करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में भी देखते हैं। यानी सभी चीजों को मिलाकर हम लोग झारखंड के करंट अफेयर क्लास में देखते हैं। तो उसमें झारखंड के जिलों के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, झारखंड के कौन से जिले में क्या है, कब किया गया है, निर्माण किया गया है, कितने के साथ बाउंड्री को शेयर करती है, साथ ही साथ उनके हिस्ट्री के बारे में भी देखते हैं, क्या क्या वहां पे प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में भी देखते हैं। तो आप लोग उसे देखते रहिए। इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रांची। झारखंड के रांची जिले से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम जो है वो शुरू किया गया है। अब बात करेंगे पहले चरण की, तो रांची में पहले चरण में यह टारगेट रखा गया है कि रांची के 30 लाख घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाया जाएगा। ये आप क्वेश्चन देख लें, सही आंसर होगा रांची। अब बात करेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर की, तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर होता क्या है। देखिए अभी के टाइम पे अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बिजली का यूज करते हैं, और बिजली का यूज करते हैं हम लोग, और बिजली का यूज करने के बदले हम लोग बिल को पे करते हैं। बिजली यूज करते हैं उसके बदले हम लोग बिल को पे करते हैं। अब हम लोग बिल को कैसे पे करते हैं, हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं, उसके बाद हमारे घरों में एक मीटर लगा हुआ है, उस मीटर में जितने रुपए का बिल आता है यूनिट के हिसाब से, हम लोग कितना यूनिट यूज किए हैं उस हिसाब से हम लोग बिल को पे करते हैं। अब जो है ये चेंज होने वाला है, अब मीटर का सिस्टम जो है वो चेंज होने वाला है। अब क्या लगेगा, तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेगा। हमारा अभी का जो मीटर है वो पोस्टपेड मीटर है, यानी पहले यूज करते हैं फिर हम लोग पे करते हैं, पहले यूज करो फिर पे करो, ठीक है। तो पहले हम लोग यूज करते हैं उसके बाद पे करते हैं। लेकिन अब जो हमारा मीटर लगेगा उस मीटर में क्या खासियत होगी, तो वो जो मीटर होगा एकदम मोबाइल की तरह होगा। मतलब क्या होगा, पहले रिचार्ज कर लो फिर पे करो, सॉरी यूज करो, पहले पे करो फिर यूज करो। मतलब जो है हम लोग जैसे मोबाइल को अभी के टाइम पे करते क्या है, पहले रिचार्ज करते हैं और रिचार्ज करने के बाद जितना का हम लोग रिचार्ज करते हैं उतना हम लोग यूज करते हैं। इसी तरीके से अब जो है स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा, और इसमें क्या होगा, इसमें जो है पहले ही आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। इस तरीके के आपको कार्ड मिलेंगी, कार्ड के साथ आप मोबाइल को अटैच कर सकते हैं, इसका एक ऐप भी दिया जाएगा। उस ऐप को आप लोग मोबाइल पे इंस्टॉल करने के बाद अपना जो स्मार्ट मीटर है उस पे आप लोग लिंक कर लेंगे मोबाइल को। उसके बाद जो आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप यूज करने से पहले आपको रिचार्ज करना होगा। मान लीजिए कि आपने 1000 का रिचार्ज किया, अब 1000 का आप रिचार्ज कर लिए हैं, उसके बाद 1000 आपका जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आप लोग उस बिजली को यूज कर सकते हैं। जब आपका 1000 रुपया शेष हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। यानी अब जो है बिजली उपयोग करने से पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर, प्रीपेड पहले ही आपको पे करना पड़ेगा, यूज करने के लिए पहले ही आपको पे करना पड़ेगा। अब जो है इसे क्यों लाया गया, इसके पीछे भी कारण है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर को क्यों लाया गया है। अभी का जो पोस्टपेड मीटर है वो खराब है क्या, वो भी तो सही है, वो भी सही चल रहा है। हम लोग पहले बिजली का उपयोग करते हैं फिर बिजली का बिल हम लोग पे करते हैं। लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है कि बिजली का लोग उपयोग कर रहे हैं, 1000 का बिजली का बिल आ रहा है 1 करोड़ का। कोई बिजली का बिल यूज करता है 500 का, उसके घर में 50 लाख का बिजली का बिल आ गया है। उसके पास खाने के पैसे नहीं है, वो 50 लाख का बिजली का बिल कैसे पे करेगा। ऐसा भी फॉल्ट देखा गया है कि 200 का बिजली का बिल आना चाहिए, घर में एक पंखा चलता है एक लाइट जलती है, लेकिन बिजली का बिल आ रहा है उसका 2 लाख का। अब देखिए 2 लाख का बिल आ गया तो आपको पे करना पड़ेगा। जब आप कनेक्शन लेते होंगे, जब आप मीटर लगवाते होंगे, तो वहां पे एक चीज लिखा हुआ रहता है, आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन वहां पे एक चीज लगा हुआ है।
अगर मीटर की गलती होती है, मीटर खराब होता है और मीटर में अगर गलत रीडिंग करती है तो बिल आपको पे करना पड़ेगा। ये लिखा होता है एग्रीमेंट जब भी होती है तो ये लिखा रहता है कि मीटर अगर खराब होती है और मीटर में अगर गलत रीडिंग करती है तो उसका बिल आपको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको चेंज करके प्रीपेड स्मार्ट मीटर लाया जा रहा है। आप पहले रिचार्ज कीजिए, उसके बाद आप लोग उपयोग कीजिए। तो इसकी जो शुरुआत है वो झारखंड के रांची जिले से किया गया है। सॉरी, पहले चरण में, पहले फेज में रांची के 30 लाख घरों में से लगाया जाएगा। भारत के कुल खनिज संपदा में झारखंड में कितने प्रतिशत पाया जाता है, यानी ये पूछा गया है कि पूरे भारत में जो खनिज पाया जाता है, जो मिनरल्स पाई जाती है, उन मिनरल्स में से अकेला हमारे झारखंड में कितने परसेंट पाया जाता है। पूरे भारत के जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें से हमारे झारखंड में कितने परसेंट मिनरल्स जो है पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोलिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 40%। अकेला झारखंड में पूरे भारत का 40% मिनरल्स पाया जाता है, 40% खनिज जो है पाया जाता है। तो आप लोग सोच रहे हैं हमारा झारखंड कितना विकसित, लेकिन झारखंड के कुछ लोग ऐसे हैं जो राज्य का विकास करने की जगह अपना विकास कर रहे हैं। झारखंड में ऐसे भी लोग हैं जो हमारे झारखंड का विकास करने की जगह अपना विकास कर रहे हैं। नेताओं से अगर पूछा जा रहा है कि आप विकास कैसे करेंगे, तो बोलता है फॉर्च्यूनर लेके। आप विकास कैसे करेंगे, तो बोलता है फॉर्च्यूनर लेके हम विकास करेंगे। तो सोचिए, ऐसे लोग अगर हमारे झारखंड में होंगे तो झारखंड का विकास हो पाएगा। झारखंड में पूरे भारत का 40% खनिज जो है अकेले झारखंड में ही पाया जाता है। एकदम खनिजों से भरा हुआ है हमारा झारखंड। ऐसी कोई खनिज जो है नहीं है जो हमारे झारखंड में नहीं पाई जाती हो। यूरेनियम तक हमारे झारखंड में पाया जाता है। जादूगोड़ा की खान में यूरेनियम भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस शिक्षण संस्थान को फखरुद्दीन अली अहमद नेशनल अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फखरुद्दीन अली अहमद नेशनल अवार्ड की बात करेंगे, इससे झारखंड के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद नेशनल अवार्ड से झारखंड के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सम्मानित जो है किया गया है। ये आप देख रहे होंगे, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फखरुद्दीन अली अहमद की बात करेंगे तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये 13 मई 1905 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक इनका जो है वो टीन्योर था, यानी 13 मई 1905 में इनका जन्म हुआ है और 1977 में इनकी मृत्यु जो है हो गई है। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो फखरुद्दीन अली अहमद की बात करेंगे। फखरुद्दीन अली अहमद नेशनल अवार्ड से झारखंड के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित जो है किया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे, ये कहां पे है, तो ये झारखंड के रांची जिले में स्थित है। प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाने के कारण छोटानागपुर को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हम लोग इसके बारे में पहले देखे, मैंने आपको बताया कि झारखंड के कौन से एरिया में सबसे ज्यादा जो है खनिज पाया जाता है। झारखंड के कौन से एरिया में, तो झारखंड के छोटानागपुर के पठार में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाने के कारण छोटानागपुर के पठार को रत्नगर्भा कहते हैं। गर्भ यानी पेट, रत्न यानी मिनरल्स। तो जिसके पेट में मिनरल्स पाई जाती है उसे रत्नगर्भा कहते हैं। छोटानागपुर के पठार को रत्नगर्भा कहते हैं। रत्न यानी मिनरल्स होती है और गर्भ यानी पेट को गर्भ कहते हैं। तो रत्नगर्भा यानी जिसके पेट में जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, छोटानागपुर के पठार को रत्नगर्भा कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रत्नगर्भा। छोटानागपुर के पठार को आप लोग देख रहे हैं और छोटानागपुर के पठार में भर भर के मिनरल्स पाए जाते हैं।
हाल ही में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे में कौन सा स्थान जो है दिया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करेंगे, ये कहां पे है? तो ये झारखंड के रांची जिले में स्थित है और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। झारखंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं? तो झारखंड में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहला तो हो गया बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और दूसरा हो गया देवघर एयरपोर्ट। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करेंगे तो ग्राहक संतुष्टि सर्वे में जनवरी से लेकर जून महीने तक, यानी 6 महीनों के लिए ये सर्वे किया गया है और इन 6 महीनों में ग्राहक संतुष्टि सर्वे में पूरे भारत में हमारे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पहला स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए बिल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरे भारत में हमारे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे में पहला स्थान जो है वो दिया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला स्थान मिला है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करेंगे तो यह है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और ग्राहक संतुष्टि सर्वे में जनवरी से लेकर जून के महीने तक जो सर्वे कराया गया है उसमें इसे पहला स्थान जो है दिया गया है। झारखंड में अब तक कितने लोग मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो झारखंड में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? इसका सही आंसर होगा 6। झारखंड के ऐसे 6 लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये 6 लोग कौन कौन से हैं? तो देखिए, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन बने? शिबू सोरेन, झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, भर भर के पैसे खाए। झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री कौन बने? हेमंत सोरेन 2013 में। और झारखंड के 6ठे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रघुवर दास। यही वो 6 लोग हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ लिए हैं। अब ऐसा हुआ है कि अर्जुन मुंडा बने, फिर बाबूलाल मरांडी आए हैं, फिर रघुवर दास बने, फिर हेमंत सोरेन बने, हेमंत सोरेन पहले बने, फिर रघुवर दास बने, फिर हेमंत सोरेन बने। तो एक आदमी 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अलग अलग लोगों की यहाँ पे बात की गई। कितने अलग अलग लोग हैं? टोटल 6 लोग हैं जो झारखंड में अब तक मुख्यमंत्री बने हैं। इनमें से कोई 2 बार बना है, कोई 1 बार बना है, लेकिन लोग कितने हैं? टोटल लोग जो है वो 6 ही है। और आप ये कार्यकाल को इनका देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सभी चीजें डिटेल में दी हुई है। आप लोगों को पीडीएफ में ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा, आप पीडीएफ में जाके देख सकते हैं कब बने हैं, कब तक रहे हैं, कौन से पार्टी से ये मुख्यमंत्री बने हैं। तो पूरी चीजें आप लोग डिटेल में देख पाएंगे, ये कंटेंट आपको पूरा पीडीएफ में मिल जाएगा। झारखंड के कुल कितने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है? तो झारखंड में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात यहां पे पूछी गई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड में 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहला तो हो गया बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में है, और दूसरा हो गया हमारा देवघर एयरपोर्ट जो देवघर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। तो देखिए, ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। अब बात करेंगे एयरपोर्ट कहां कहां पे है, तो चकुलिया एयरपोर्ट है, ये कहां पे है? सरायकेला खरसावा, झारखंड के सरायकेला खरसा में। देवघर एयरपोर्ट ये देवघर में है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये रांची में है। धनबाद एयरपोर्ट ये धनबाद में है, ये डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है। बोकारो एयरपोर्ट ये प्राइवेट एयरपोर्ट है, किसका है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बोकारो का एयरपोर्ट जो है वो सेल का है, और ये जो है जमशेदपुर में है सोनारी एयरपोर्ट, ये भी डोमेस्टिक है। ठीक है, डोमेस्टिक यानी डोमेस्टिक किसे कहते हैं, इंटरनेशनल किसे कहते हैं? तो देखिए, भारत की ही हम लोग की फ्लाइट चलती है, यानी मुंबई से रांची, मुंबई से जमशेदपुर, दिल्ली से जमशेदपुर, तो इन सब की जो फ्लाइट चलती है उसे डोमेस्टिक कहते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी विदेशों से भी आती है हमारी फ्लाइट, उसे इंटरनेशनल कहते हैं। ठीक है, तो झारखंड में 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पहला हो गया बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची और दूसरा हो गया देवघर एयरपोर्ट। झारखंड का कौन सा जिला सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? झारखंड का कौन सा जिला? तो झारखंड का गढ़वा जिला। गढ़वा जो है 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। गढ़वा की बात आई, कितने राज्यों के साथ? 3। कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश
छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गढ़वा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये आप गढ़वा देख सकते हैं मैप में, बिहार के साथ, यहां से बिहार के साथ, यहां पे उत्तर प्रदेश के साथ, यहां पे छत्तीसगढ़ के साथ। एक, दो, तीन, तीन राज्यों के साथ जो है ये अपनी बाउंड्री को शेयर कर रही है। अब आप लोग कमेंट करके आंसर दे, गढ़वा कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है? गढ़वा जो है कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है? झारखंड के किस जिले को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किस जिले को जाना जाता है? बहुत बार बताया मैंने, बहुत बार। धनबाद को जाना जाता है। धनबाद में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है और अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला भी पाया जाता है धनबाद में। धनबाद के झरिया में प्रचुर मात्रा में कोयला पाई जाती है, इसीलिए धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। धनबाद, ये है मैप में धनबाद, और धनबाद में प्रचुर मात्रा में कोयला पाए जाने के कारण धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को भारत की कितनीवीं राष्ट्रपति बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू भारत की कितनीवीं राष्ट्रपति बनी है? द्रौपदी मुर्मू हमारे झारखंड की राज्यपाल थी और ये हमारे झारखंड की 8वीं राज्यपाल बनी थी और ये अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति बन गई है। तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 15वीं। ये हमारे भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये है द्रौपदी मुर्मू और ये जो है हमारे भारत की वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, और ये हमारे झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। आप यहाँ पे कार्यकाल को देख ले, 18 मई 2015 में इन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था और ये 12 जुलाई 2021 तक झारखंड के राज्यपाल थे। उसके बाद ये वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में राज्य में वन महोत्सव की शुरुआत कब से की गई थी? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वन महोत्सव की बात करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 20 जुलाई। इक्कीस जुलाई से की गई है वन महोत्सव जो है। वन महोत्सव की शुरुआत झारखंड में 21 जुलाई से की गई है और 73वां वन महोत्सव का आयोजन जो है 2022 में, 21 जुलाई 2022 में झारखंड का 73वां वन महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया है। ऑप्शन क्या सही होगा? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 जुलाई से इसकी आयोजन जो है 21 जुलाई को किया गया है वन महोत्सव। बिहार के कितने प्रतिशत भाग को अलग करके झारखंड का निर्माण जो है वो किया गया था? तो बिहार के लगभग 46%, 45.80% भूमि को अलग करके झारखंड का निर्माण जो है वो किया गया था। तो बिहार के लगभग 46% भूमि को अलग करके हमारे झारखंड का जो है वो निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा झारखंड, और ये पहले इस तरीके से बिहार थी। ये जो बिहार है वो बिहार और झारखंड दोनों ही है। ये जो आपको अभी बिहार दिख रहा है, ये बिहार और झारखंड दोनों ही है। इस तरीके से यहां से काटकर अलग कर लिया गया है। तो यहां से काटकर झारखंड को अलग किया गया है, यानी लगभग 46% भूमि को अलग करके झारखंड का निर्माण जो है वो किया गया था। डीवीसी की स्थापना कब किया गया था? तो डीवीसी की बात करेंगे, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी का फुल फॉर्म है। डीवीसी का हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है और डीवीसी की स्थापना जो है 1948 में किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डीवीसी की स्थापना 1948 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है, डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।